हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। डियर पेरेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इससे पहले हम लोगों ने कई सारे यूपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, राइट। 2022 का क्वेश्चन पेपर करवाया है, इसके अलावा 2019 का, 2016 का एंड 2013 का भी करवाया है अभी रिसेंट में। तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करें। एंड आज की क्लास में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह हम लोग उन क्वेश्चंस को अलग स्लाइड पर सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इन ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पहले सॉल्व कर सकें, राइट। तो चलिए डियर पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप देख लेंगे इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कौन से अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 233 की, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आर 6 ईयर ओल्ड न्यूली डायग्नोस्ड विथ एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया ड्यूरिंग असेसमेंट which of the following signs and symptoms would you expect, है ना। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है RA के MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। और देखना स्टाफ नर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है GMCH चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2019 में आपका ये क्वेश्चंस पूछा गया है 234। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे पास है जिनको हम वन बाय वन विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए डियर पेरेंट्स, आप कॉपी पेन ले लीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को लिखेंगे, यकीन मानिए, आप 100% बिलीव कीजिए, चीज़ों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे। इसलिए कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अन्य लोगों से बेटर बनाती है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखें ना, सारे क्वेश्चंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट करते चलें। क्लियर? नाउ डियर पेरेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर और यहाँ से वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचने की कोशिश करना। एक बार आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करना। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या है। 6 ईयर ओल्ड newly diagnosed with acute lymphoid leukemia during assessment which of the following signs and symptoms would you expect। 6 ईयर ओल्ड पेशेंट है ना, यानी कि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं जिसमें एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया को डायग्नोस्ड किया है ना। तो आप बताइए उसमें क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें ल्यूकेमिया की तो एक बार देखेंगे यहाँ पर ल्यूकेमिया दैट मीन्स लो नंबर ऑफ RBC प्रोडक्शन, WBC प्रोडक्शन, है ना। जो हमारी ल्यूकोसाइट सेल्स है इनका जब कम प्रोडक्शन होता है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या इरिथ्रोपोइसिस, तो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस
एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन की प्रेजेंस में होती है। और ये प्रोसेस इन एडल्ट में ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? एक्सक्लूसिवली बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, राइट। जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उनमें जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ पर कार्प सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कार्प सेल्स 3 तरीके की हो सकती हैं, या जो ये सेल्स हैं ये क्या है? एरिथ्रोसाइट है ना, रेड ब्लड कार्प सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड कार्प सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। नाउ जो हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स में 2 तरीके का पार्ट होता है, एक ग्रेनुलर एंड एक अग्रेनुलर। प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं, ग्रेनुलोसाइट जो पार्ट है इसमें 2 तरीके की सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, राइट। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरीके की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, क्लियर। तो जब WBCs या ल्यूकोसाइट का प्रोडक्शन बहुत लो होता है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं, या कभी किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से जब जो हमारी ल्यूकोसाइट सेल्स हैं ये एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती हैं, मेनली बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, तो ये जो कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? कैंसर कॉज करती हैं। तो इसी को हम लिम्फॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं, या इसी को हम लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कह देते हैं, राइट। तो ये जनरली हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अगर रीज़न की बात करें तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ के रीज़न की बात करें तो ये जेनेटिकली हो सकता है, डाउन सिंड्रोम के कारण हो सकता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है। नॉन रिजेक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मियोसिस, राइट। तो या फिर कभी चाइल्डहुड स्टेज में, बचपन में आपका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हुआ है, उसके कारण भी बोन मैरो इफेक्ट होता है, जिससे RBC का प्रोडक्शन इफेक्टेड होता है। जो ल्यूकोसाइट सेल्स है इनका भी प्रोडक्शन इफेक्टेड होता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर आपने कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इम्यूनो सप्रेसर मेडिसिन दी जाती हैं, जो ये भी इसका कारण बन सकती हैं ल्यूकेमिया का, राइट। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया या लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होने के। और इसके दौरान सिम्टम्स या साइंस हमें क्या देखने को मिलते हैं? इसमें फीवर आ जाता है, राइट। और जो बोन के जॉइंट्स हैं, पेन इन द जॉइंट्स ऑफ बोन के जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं लाइक स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। और एब्डोमिनल पेन होने लगता है, या जिसको हम बेली पेन भी कहते हैं। तो ये सारे हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे। फीवर, पेल्लॉर, बोन एंड जॉइंट पेन, फीवर, रडी, कॉम्प्लेक्शन, पेडेची, तो यहाँ पर पिटेची नहीं होता है। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये आपका एब्डोमिनल पेन है होता है, लेकिन सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग, तो रात में पसीना आना इसका जो साइन या सिम्टम्स नहीं है। सो अब आप यहाँ बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फीवर, पेल्लार, बोन एंड जॉइंट पेन, ये इसके सिम्टम्स हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयरन इज स्टोरेड इन द बॉडी एज, आयरन हमारी बॉडी में किस
फॉर्म में स्टोर होता है? फेरिटीन, ट्रांसफेरिन, फेरस सल्फेट या फिर हीमोसाइडेरिन। तो जो हीमोसाइडेरिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये फेरिटीन से ही बनती है, ठीक है, फेरिटीन के कंसंट्रेशन से ही बनती है। तो यहाँ पर हम जनरली अगर आंसर करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिटीन। आयरन फेरिटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी के लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में स्टोर होता है। और लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो ये हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ब्लड या कार्पसेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसके अलावा बात करें अगर हम फेरिटीन की, तो ये फेरिटीन हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर होता है, जो है आयरन, ये फेरिटीन के फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ये इनसोल्यूबल प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट appropriate for 8 years old with an iron deficiency anemia। 8 years old चिल्ड्रन है जिसको एनीमिया है, राइट, तो वह इनमें से कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है? डांसिंग, प्लेइंग वीडियोस गेम, रीडिंग बुक्स, राइडिंग साइकिल। तो नॉर्मली हम जानते हैं अगर कोई एनीमिक पेशेंट तो उसकी बॉडी में लो नंबर ऑफ आरबीसी है ना, लो नंबर ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। एनीमिया मीन्स ये क्या है, जो इरिथ्रोसाइटिक सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाना। यहाँ पर आयरन की डिफिशियंसी है जिससे हीमोग्लोबिन की भी डिफिशियंसी होगी, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें उस एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, इसलिए हम कोई ऐसी भी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते जिसमें हाई एनर्जी लगे। तो डांसिंग करेंगे तो यहाँ पर तो एनर्जी लगेगी, है ना। प्लेइंग वीडियोस गेम, यहाँ भी लगेगा, हम कोई गेम वगैरह खेलेंगे। रीडिंग बुक्स और राइडिंग साइकिल, साइकिल चलाने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग बुक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइबर्स स्केलेटल ऑफ द हार्ट, एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल फाइबर्स, फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर हार्ट वॉल, कंडक्ट्स impulse from atria to ventricles, prevents over stretching of the walls। तो आपको कार्डियक मसल के बारे में यहाँ पर क्या ट्रू नहीं है ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका। एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ हार्ट वॉल, सही है, क्योंकि जो हमारी कार्डियक मसल है वो स्ट्रक्चरली कैसी होती है? स्ट्रेट होती है ना। और फंक्शनली कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। मसल, जो कार्डियक मसल है वो स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जिनमें इम्पल्स कंडक्टिविटी होती है ना, जिनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जबकि हमारी जो विसरल और स्केलेटल मसल्स हैं वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, राइट। जब कार्डियक मसल्स में इम्पल्स जनरेट होता है जिससे कि हार्ट बीट जनरेट होती है। तो जो हमारा हार्ट है ये कैसा है? मायोजेनिक है ना, मायोजेनिक है। तो यहाँ पर अगर हम इम्पल्स की बात करें, राइट, स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल भी है। एक बार देखेंगे ये सिलिंड्रिकल होती है ना। स्ट्रक्चरली ये स्केलेटल मसल की तरह होती है। ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जहाँ पर ये ब्रांच्ड होती है यहाँ पर इंटरकैलेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। और कार्डियक मसल में लाइट और डार्क अल्टरनेट बैंड प्रेजेंट होते हैं, राइट।
तो ये स्ट्रक्चरली क्या करती है, हार्ट वॉल को बनाती है ना, हार्ट वॉल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिल्यूनर, ये सभी वॉल बनाती है। कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, नहीं, जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो एट्रिया टू वेंट्रिकल्स नहीं होता है। इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, एसए नोड से एबी नोड, ठीक है, जो कि ये नोडल टिश्यू है, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर कहाँ है, वेंट्रिकल्स में, है ना। परकिंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वेंट्रिकल्स में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो परकिंजे फाइबर तक इम्पल्स जाएगा तो उसके बाद पोटेंशियल एक्शन जनरेट हो जाएगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो कंडक्ट इम्पल्स दिया है ये एट्रिया टू वेंट्रिकल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल, ठीक है। जो हमारे हार्ट के फाइबर, स्केलेटन जो फाइबर्स हैं वो हार्ट के वॉल को ओवर स्ट्रेच होने से प्रिवेंट करते हैं, जिन्हें हम कॉर्डी, टेंडनी और पेपिलरी मसल कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर क्या है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो अगर हम हार्ट लेयर की बात करें तो हमारा हार्ट 3 लेयर से सराउंडेड होता है। फर्स्ट या आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, पेरिकार्डियम, जो कि जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। एंड जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर, इसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियम फंक्शनल मस्कुलर लेयर होती है, फंक्शनल मस्क्यूलर लेयर होती है। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम, और इंडोकार्डियम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, राइट। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इनर मोस्ट लेयर पूछा गया है। सो इनर मोस्ट लेयर क्या है, इंडोकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल में इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारी बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल में एंड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में ले जाती है ना, और लंग में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर लंग से पल्मोनरी वेन वापस ब्लड को लेकर लेफ्ट ऑरिकल में आती हैं। लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी को
है ना। हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी को ब्लड सिस्टमेटिक आयोर्टा के थ्रू जाता है। क्लियर। तो जो सिस्टमेटिक आयोर्टा से ब्लड जाता है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। व्हिच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो रिसीव कौन सा कर रहा है, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, है ना। जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है ये लंग की पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इज रिसीव्ड इन। तो अभी हमने बताया कि ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें ये आपका राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में हमारी बॉडी से ब्लड को लेकर आती हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे हेड पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और इंफीरियर वेना कावा हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, बताइए। सो करेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, राइट एट्रियम। ओके, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन का नंबर चेंज है, ए बी सी बी, यहाँ नीचे डी है, तो आप इसको ध्यान से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, राइट एट्रियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली आर्टरी व्हिच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम जानते हैं जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक ऐसी हमारी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना। वो हमारी आर्टरी क्या है, दैट इज़ सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी। और आप देख रहे हैं इतने नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, इसलिए आप छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दें और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पर नॉर्मली आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। और अगर यहीं पर आपसे वेन पूछा जाता तो वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना, लेकिन हमारी जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये भी आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर डन फॉर हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के लिए इनमें से कौन सी हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को करते हैं, ईएमजी करते हैं, यूएसजी करते हैं, ईसीजी करते हैं या फिर ईईजी करते हैं। तो आप सभी को पता है हार्ट में कोई डिफ़ॉल्ट हो इसके लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये आपके हार्ट वेव को डिनोट करता है ना, हार्ट वेव्स को ये शो करेगा। लेकिन बात करें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, तो ये आपकी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ईसीजी करते हैं, ठीक है। तो ईसीजी का जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो कौन डिकोड करता है, ईसीजी, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पी वेव द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑन को रिस्पॉन्ड्स या फिर रिप्रेजेंट्स। तो अभी हमने बताया जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये पी वेव को ये हमारी हार्ट की वेव को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर एक हम
एक हार्ट बीट की वेव को डिनोट करेंगे। देखिए नाउ ये हमारे हार्ट की एक वेव है, ठीक है, ये हमारे ईसीजी की एक वेव है, जिसमें ये क्या होती है, इसको हम पी वेव कहते हैं। और यहाँ से यहाँ बीच जो ड्यूरेशन होता है इसे हम पी कहते हैं, और ये यहाँ पर इसका क्यू है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड ये यहाँ पर आर है, एस और ये टी व्यू है, राइट। जो वेव है ये पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके की होती हैं। पॉजिटिव वेव कौन सी है? पॉजिटिव वेव पी वेव, आर वेव और टी वेव, ये हमारी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन कौन सी होती है? क्यू वेव और एस, जो ये हमारी क्यू वेव है और यस, ये दोनों कैसी होती हैं? निगेटिव होती हैं। तो ये अगर हमारा लाइन है यहाँ, तो ये जितने लाइन के एबव ऊपर की तरफ होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, पी आर टी, और जो नीचे की तरफ ये हमारी दो वेव हैं क्यू एंड यस, ये दोनों हमारी निगेटिव वेव होती हैं, ठीक है। ये हमने जो यहाँ पर पी बनाया है ये हमने पी वेव से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्यू वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप पी को इरेज कर देंगे, राइट। नाउ अब देखिए पी वेव के दौरान क्या होता है। पी वेव के दौरान जो हमारा एट्रिया है वो एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें राइट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पी वेव के दौरान क्या होता है, पी वेव के दौरान क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ये जो क्यू आर एंड एस, ये जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है इसके दौरान वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होता है। और जो ये टी वेव है, ठीक है, ये जो टी वेव है इसके दौरान वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल होता है ना। जो टी वेव है ये कब बनती है? जब वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल होता है, राइट। तो नॉर्मली आप यहाँ से आप बता सकते हैं कि पी वेव के दौरान क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। सिस्टोल को ही हम डीपोलराइजेशन कह देते हैं, ये सभी को पता है ना, और डायस्टोल को हम रीपोलराइजेशन कह देते हैं। तो डोंट कंफ्यूज, ये एक ही टर्म होता है, सिस्टोल या इसी को आप डीपोलराइजेशन कह सकते हैं, डायस्टोल या आप इसी को रीपोलराइजेशन कह सकते हैं, राइट। तो पी वेव के दौरान एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, राइट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूछा, टी पूछा, या फिर आपसे इसके बारे में डिफेक्ट पूछेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, वहाँ बताएंगे कि हम अगर पी वेव में डिफेक्ट हो गया तो कैसे समझेंगे, पी वेव इंक्रीज होती है, ये पी वेव का इनलार्जमेंट होता है, या पी वेव जो है ये स्ट्रेट हो जाती है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, which vital sign change in the most likely indicator of hypertension? Hypertension, a narrowing pulse pressure, irregular pulse, fluctuating systolic pressure, या फिर diastolic pressure exceeding 90 mmHg। बताइए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन का इंडिकेटर्स इसमें क्या है या क्या साइन है? एडल्ट्स में सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 140 mmHg, राइट। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर
हम ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो 90 mmHg। क्लियर। लेकिन हाइपोटेंशन की कब बात करेंगे, जब जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 90 mmHg से बढ़कर जो है 120, 110 या 130 सो एक्सीड होने पर इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं ना, यानी कि बढ़े हुए बीपी को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीडिंग 19 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, modifiable risk factors in case of hypertension include all except एज, ओबेसिटी, साल्ट इनटेक या फिर एल्कोहल इनटेक। तो मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर इनमें से हाइपरटेंशन के मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, एक्सेप्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है ना, जो हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज की बात करें, ओबेसिटी, साल्ट इनटेक या फिर एल्कोहल इनटेक। तो मोडिफाइबल की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। एज तो मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है ना, कि अभी एज 25 है फिर ये कम हो जाए 20 तो इसका हाइपरटेंशन चेंज हो गया, तो ये नहीं है ना। लेकिन ओबेसिटी, साल्ट इनटेक और एल्कोहल इनटेक ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं मोडिबल हैं, यानी कि जो मॉडिफाई हो सके। ओबेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, साल्ट नमक आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, एल्कोहल इनटेक कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो कि हाइपरटेंशन का केस होते हैं, लेकिन एज मॉडिफाइबल रिस्क के अंदर नहीं आता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइफिडिपाइन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इक्लैम्सिया इज। इक्लैम्सिया में नाइफिडिपाइन को यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक है। तो नेफ्डिपाइन को अगर हम इक्लैम्सिया ट्रीटमेंट में देते हैं तो ये स्मूथ मसल्स में जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मसल सेल में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए है ना, ये जो मसल के अंदर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन जाके ब्लॉक कर देती है। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में इनमें से कौन सी ड्रग्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, नाइफिडिपाइन, प्रोपेरेनॉल, डोपामाइन या फिर रिजरपाइन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डोपामाइन को, तो डोपामाइन को हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डोपामाइन जो है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्डियक आउटपुट इन इंक्रीज्ड केस ऑफ। कार्डियक आउटपुट किस केस में इंक्रीज हो सकता है, शॉक, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपॉक्सिया या फिर इरिथमिया। तो हाइपॉक्सिया के दौरान, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है ना, तो हाइपॉक्सिया के दौरान क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, और जब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट एक्सिलरी आर्टरी या फिर आर्क ऑफ आयोर्टा। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, है ना। सिस्टमिक आयोर्टा, फिर सिस्टमिक आयोर्टा जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी में, फिर ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी में ऐसे डिवाइड होता है ना, ये याद है स्टेप आपको। तो सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है।
तो यहाँ पर पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं है? लोकेटेड इन कैरोटिड बॉडी, स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, या फिर हैव टाइप सेकेंड एपिथेलियल सेल, या फिर नॉट स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर ये सेंसरी नर्व की इंडिंग पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लिया लाइक टाइप सेकेंड सेल हैं। ठीक है, ये क्या है? टाइप सेकेंड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इन्हें हम ग्लिया लाइक कहते हैं। ये नर्व की इंडिंग पर प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ होते हैं ये? किस तरीके की बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं? तो ये कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये क्या है? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फॉल हो जाए, है ना, तो क्या फिर ये स्टिमुलेट नहीं होंगे? नहीं। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट अ पेशेंट हैज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज रिसीविंग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या जिसको हम एस्पायरिन कहते हैं, टू रिलीव पेन, डिक्रीज प्लेटलेट एडिशंस डिजीज इज रिसीविंग, या फिर रिड्यूस फीवर, या फिर डिमिनिश इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज प्लेटलेट एडिशंस डिजीज इन रिसीविंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लाइसरीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय व्हिच रूट? नाइट्रोग्लिसरीन को हम कैसे यूज़ करते हैं? किस रूट से? सबलिंगुअल रूट, बाय इन्हेलेशन, बाय पेरेंटेरल रूट, या फिर इंसर्शन। जो नाइट्रोग्लाइसरीन है ये एक ओरल ड्रग है ना, ओरल ड्रग है, ये एक ओरल ड्रग है जिसको हम बक्कल कैविटी में, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, टंग के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो हम म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज हमारी बक्कल कैविटी में, तो यहीं पर इसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? ये जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन एंड हेडेक हो सकता है आपको, है ना, इसमें आपको हेडेक हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इनमें से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होती है? साइटोमेगालोवायरस, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, एप्स्टीन बार वायरस, या फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन सी, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज थॉट टू हैव pernicious anemia. What sign and symptoms would be the nurse accept in this person? किसी पर्सन को pernicious anemia है तो उसमें आपको क्या साइन देखने मिलेंगे? कैसे आप ये डिनोट करेंगे कि ये व्यक्ति pernicious anemia से सफ़र कर रहा है? इजी ब्रूसिंग, अच्छा,
एक्सपेक्ट दिस पर्सन, ठीक है। वीफी, रेड टंग, फाइन रेड रास ऑन द एक्सट्रीमिटीज, या फिर प्रूरटस, या फिर प्रोराइटस। सो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टंग कैसी हो जाती है? बीफी रेड टंग, इसका जो एक मेन सिम्टम्स है परनीसियस एनीमिया का। परनीसियस एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू आ 6 month old child, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट टू यूज? अच्छा, आप किसी इन्फेंट या 6 month ओल्ड चाइल्ड को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगी, तो उसके लिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट क्या चूज़ करेंगी? वेस्टस लिटरेलिस, डॉर्सल ग्लूटियल, वेंट्रल ग्लूटियल, या फिर इलियक क्रेस्ट, या फिर इलियक क्रेस्ट, बताइए। तो अगर हम बात करें इन्फेंट्स या फिर स्मॉल चिल्ड्रेन में, तो इनमें ग्लूटियल मसल, ठीक है, ग्लूटियल मसल, जो ग्लूटियल मसल है ये वेल डेवलप नहीं होती है, ग्लूटियल मसल एरिया जो है ये वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम इन्फेंट्स या जो 6 month ओल्ड चाइल्ड है उसको वेस्टस लिट्रोसिस साइट पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। इलियक क्रेस्ट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, न कि इंट्रामस्कुलर। करेक्ट? सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एयरबॉर्न? इनमें से कौन सी डिजीज एयरबॉर्न है? वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट पोलियोमेलाइटिस, डिप्थीरिया, या फिर मिजेल्स। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो ये आई डिस्चार्ज की वजह से होता है ना, जो इन्फेंट्स होते हैं इनमें जो आई डिस्चार्ज होता है, आई डिस्चार्ज के कांटेक्ट से होता है। एक्यूट पोलियोमेलाइटिस ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीकल या फिर ओरल रूट के कांटेक्ट में आने से होता है ना। इसमें क्या होता है? थ्रोट सिक्रीशन फीकल या ओरल रूट के माध्यम से होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर होता है। लेकिन मिजेल्स की बात करें तो ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि मिजेल्स वायरस के थ्रू होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कॉज आ हाइटल हार्निया? इनमें से कौन सी कंडीशन हाइटल हार्निया को कॉज करती है? इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वीकनेस ऑफ द ईसोफेजियल मसल, इंक्रीज्ड ईसोफेजियल मसल प्रेशर, या फिर वीकनेस ऑफ द डायाफ्रैगमेटिक मसल्स, बताइए। तो इस कंडीशन में क्या होता है? डायाफ्रैगमेटिक जो मसल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है। अब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो जो ये स्टमक है, ठीक है, ये जो स्टमक है, ये स्टमक जो हमारी ईसोफेगस है इस तरफ जो है स्लाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरफ क्या होता है? ये खिंचने लगता है, जो स्टमक है ये हमारी ईसोफेगस की तरफ खिंचने लगता है। इसी को हम हाइटल हार्निया कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। और वीकनेस ऑफ ईसोफेजियल मसल नहीं है, ईसोफेजियल मसल की वीकनेस नहीं होती है। किसकी? डायाफ्रैगमेटिक मसल काफ़ी ज़्यादा वीक होने की वजह से जो हमारे
स्टमक है ये हमारी ईसोफेगस की तरफ खींचने लगता है और इसी को हम हाइटल हार्निया कहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूसेस आ परमानेंट स्केर? स्केर दैट मीन्स मार्क्स, है ना। तो इनमें से कौन सा इम्यूनाइजेशन परमानेंट स्केर को प्रोड्यूस करता है? डीपीटी, बीसीजी, या फिर मिजेल्स वैक्सीन्स, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशंस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी। बीसीजी के बाद जो स्केर आएगा, है ना, जो बीसीजी ठीक हो जाता है उसके बाद जो साइन या सिम्टम्स आते हैं, है ना, उसी को हम जो मार्क्स उसका देखने को मिलता है उसी को हम स्केर कहते हैं। साइन सिम्टम्स ये नहीं, जब बीसीजी का टीका लगता है इसके बाद जो हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद हमारे टिश्यूज़ पर एक तरीके का चिन्ह मार्क बन जाता है जिसे हम स्केर कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी के इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो कि हमें बीसीजी के दौरान देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड बाउंड टू मास्ट सेल एंड बी सेल? इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स मास्ट सेल और बी सेल से बाइंड करती है? IgA, IgD, IgE, IgG या फिर IgM? बताइए। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IgE। IgE ये हमारे हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब एलर्जी वगैरह हो जाती है तो यही सबसे पहले आकर मास्ट सेल और बी सेल से बाइंड करती है और हमारे इन्फ्लामिनेशन से और जो एलर्जी हुई है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये थे आज की हमारी क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो वहाँ पर आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थे, है ना। तो आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि वो आपसे बिल्कुल गलत ना हो, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करें, एंजॉय करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगेन थैंक यू सो मच।